नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास बजट पर होगी, जो सिविल सर्विसेज की जीएस के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बजट के बारे में देखना। तो ये बजट जो होता है, इस ये दो प्रमुख नीतियाँ जो अर्थव्यवस्था के लिए होती हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। उसमें से राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। देखिए, हम इन दोनों नीतियों के में अंतर समझ लेते हैं। राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय जारी करती है, जबकि मौद्रिक नीति को आरबीआई जारी करती है। राजकोषीय नीति जो होती है, उसी के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें बजट होता है, टैक्सेशन होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक डेब्ट होता है। जबकि मौद्रिक नीति जो होती है, मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है। तो आरबीआई की जो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट, ये सब होते हैं। तो सबसे मेन अंतर देखना जरूरी है कि क्या अंतर है इन दोनों में। देखिए, जो मौद्रिक नीति होती है, उसका टारगेट होता है देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग। वो देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता बनी रहे और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जबकि राजकोषीय नीति जो होती है, इसका उद्देश्य होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक संसाधनों का आवंटन। तो ये सारे काम वो बजट से, टैक्सेशन से, जैसे बजट से क्या करेगा, वो बजट से आय व्यय का ब्यौरा देखेगा, उसी बजट के ही माध्यम से वो टैक्सेशन लगाएगा, एक्सपेंडिचर करेगा और पब्लिक डेप्ट के बारे में देखेगा। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होता है होंगे, वो जो है फिशर पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत होंगे। तो अब यहीं से हम लोग बजट के बारे में डिटेल में देखना शुरू करेंगे। देखिए, मेन से प्रश्न किस हिसाब से आएगा कि बजट क्या होता है, बजट के उद्देश्य बताएं, बजट का क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है। और उसके बाद ये जो वर्तमान बजट आया है, जिस है 2025-26 का, इसके बारे में विशेषताएं पूछेगा। बाकी प्री में जो फैक्ट्स होंगे उनके बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले हम बजट के बारे में देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल से देखिए। बजट जो होता है, इसका इसका जो बजट शब्द है, स्पष्ट विवरण जो है भारतीय संविधान में नहीं है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लिखित है, जो है आर्टिकल 112 में। बाकी बजट की परिभाषा बहुत सामान्य सी है। सरकार के प्रस्तावित राजस्व, व्यय, आय और व्यय, जो राजस्व होता है उसके व्यय का अनुमान जो करने करने के लिए जो एक दस्तावेज प्रस्तुत होता है, वो बजट होता है। यानी सरकार का जो आय होगा, जो व्यय होगा, उसके लिए जो अनुमान, एक खाका तैयार करेंगे कि भविष्य में कैसी योजनाएं रखी जाएं, उसके लिए जो एक दस्तावेज प्रस्तुत करती है सरकार, वो बजट होती है। बिल्कुल सामान्य सा है। अब बजट का उद्देश्य देखते हैं। बजट का उद्देश्य है, सबसे पहला, संसाधनों का आवंटन। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन बहुत ज़रूरी है, और वो आय असमानता को जो कम करेगा। देश में आय पुनर्वितरण करना, ये भी आय असमानता से रिलेटेड है। देश में इनकम का जो है सही से डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो है आय असमानता कम हो, गरीबी बेरोजगारी दूर हो। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, देश में पर्याप्त सही तरीके से स्थिरता रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव ना हो इसके बिजनेस साइकिल में। ये जो है बजट का उद्देश्य होगा। अगला, ऋण प्रबंधन। ऋण चुकाने के तरीके के बारे में भी बजट में बताया जाता है कि हम किन किन माध्यमों से रुपया कैसे आएगा, कैसे खर्च होगा। तो इसी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ऋण चुकाने के क्या क्या हमने तरीके खोजे हैं, इनके बारे में भी चर्चा होती है। क्षेत्रीय आवंटन। क्षेत्रीय आवंटन के बारे में आप देखेंगे कि जैसे कि बिहार के लिए कोई योजना ला दिया, आंध्र प्रदेश के लिए ला दिया, उत्तर प्रदेश के लिए ला दिया। इस तरह से क्षेत्रीय आवंटन जो आवश्यकता अनुसार जो होते हैं, राज्यों को भी दिए जाते हैं, क्षेत्रों को भी दिए जाते हैं बजट में। तो ये बजट के ये उद्देश्य हो गए मेन मेन। आगे हम देखते हैं बजट के घटक देखते हैं। बजट के घटक दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है रेवेन्यू बजट होता है, दूसरा कैपिटल बजट होता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। तो देखिए, राजस्व में सरकार जो व्यय करेगी वो होता है। कैपिटल बजट में क्या होता है, वो व्यय जो करेगी वो एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है, वो एक प्रकार का दीर्घकालिक निवेश होता है, उससे परिसंपत्तियां सृजन होती हैं। जबकि कैपिटल बजट केवल खर्च खर्च देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो ये कैपिटल बजट ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक प्रकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। रेवेन्यू तो सिर्फ खर्च खर्च हो जाता है। अब देखेंगे रेवेन्यू और कैपिटल बजट में अंतर हम देखेंगे कि देखिए, रेवेन्यू बजट में सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो राजस्व प्राप्तियां हैं, उसमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है।
अब जो कर से प्राप्त स्रोत हैं, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, इस प्रकार से निगमों और कंपनियों के लाभ पे लगने वाला कर, इस तरह का जो है इन ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे। इनडायरेक्ट में मेनली जीएसटी हो गया है, जो सबसे ज़्यादा जीएसटी से ही आय होगी। तो इस प्रकार से यहाँ से जो प्राप्तियाँ होंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, जो टैक्स रेवेन्यू में आएंगी, ये रेवेन्यू रिसीप्ट का एक हिस्सा होगा। दूसरा इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसीप्ट्स है, प्रॉफिट डिविडेंड है, एक्सटर्नल ग्रांट्स जो हैं। तो इसको मोटा मोटी ऐसे देखिए आप कि जो वेतन, पेंशन, इस तरह की चीज़ों में जो खर्च सरकार खर्च कर दे रही है, जिससे सरकार को कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होगा, सरकार केवल अदा करती है, पेमेंट कर देती है। तो ये एक दीर्घकालिक निवेश नहीं है, एक अच्छा निवेश नहीं है एक प्रकार का, ये केवल खर्च है रेवेन्यू में। अब इसमें हम कैपिटल बजट के बारे में देखते हैं। ठीक, कैपिटल बजट के दो हिस्से। सबसे पहला कैपिटल रिसीप्ट, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीप्ट में क्या होगा कि जो ऐसी परिसंपत्तियाँ जो जो जैसे अब देखिए, कैपिटल रिसीप्ट में क्या होगा, पूंजीगत प्राप्तियों में रिकवरी ऑफ लोन्स, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों से जो आय सृजित होगी, वो जो है कैपिटल रिसीप्ट्स कहलाएगा। ठीक, और दूसरा जैसे कि इसमें उधार से भी सृजित हो रही है, ये भी ध्यान देने बात है। तो ये जो है एक प्रकार का कैपिटल रिसिप्ट होगा। और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही में इसमें खास खास करके आपको दिखाना पड़ेगा, काम आएगा। जैसे देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो सरकार जो देश की अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना को विकास के लिए जो जो व्यय करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसमें क्या होगा कि देनदारियों का सृजन होगा, एक प्रकार की ये लायबिलिटी होती है। इसमें परिसंपत्तियों का सृजन होगा, ये दीर्घकालिक निवेश होगा, एक अच्छा निवेश होगा। तो अब इसको बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या अंतर है। अब ये प्रकार बजट के घटक के बारे में ये चर्चा की हमने। अब बजट के प्रकार के बारे में देखते हैं कि बजट के भिन्न भिन्न प्रकार भी हैं। जैसे देखें, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट को 1970 में पीटर पायर नामक एक अर्थशास्त्री ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें के सामान्य साहित्य बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, बजट की प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार जोड़ना ढूंढना, मतलब कि वो ये जैसे कि वो नया बजट जब बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं जो पिछला वाला बजट था उसमें शून्य काम हुआ था, यानी प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन नई क्रिया से करते हैं। तो जीरो बेस को ढूंढते हैं, ये मान के चलते हैं जो पिछला काम था उससे मतलब नहीं है, ये जीरो है। यहाँ से बिल्कुल ये हम मुझे प्लेन मिला है पेपर, और यहीं से हम लोग काम करेंगे। और बजट की क्रिया के लिए शून्य आधार ढूंढेंगे। और ठीक है, उन भारत में 1900 जो है 86 के आसपास से शुरू किया गया था। इसके बाद हम निष्पादन बजट देखते हैं, आउटकम बजट। इसको परिणामोन्मुखी बजट भी बोलते हैं। देखिए, इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सार्वजनिक चीज़ों पर, उसका परिणाम क्या रहा है, उसका परिणाम को देख करके चलता है। ये जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर आधारित होता है, लागत लाभ विश्लेषण पर। जो हम लागत लगा रहे हैं, क्या उससे कुछ लाभ भी है कि नहीं है, तो ये देखते हैं। भारत में प्रथम बार 2005 में पेश किया गया। उसके बाद हम देखते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट बहुत ज़रूरी है वर्तमान नारी सशक्तिकरण के युग में। देखिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। महिला विकास, कल्याण, सशक्तिकरण, इसके लिए जो योजनाओं पर व्यय की घोषणा हो जाती है, ये जेंडर बजट होता है। भारत में सन 2005 और 6 में जो है ये लाया गया। ठीक, आगे हम देखते हैं, या इसके देखिए बजट के ये प्रकार तीन ही थे मेन: शून्य आधारित बजट, निष्पादन बजट और जेंडर बजट। आगे हम FRBM एक्ट देखते हैं। देखिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है। देखिए, इस ये 2003 में लाया गया। सबसे मेन क्या करते हैं, इसका उद्देश्य देखते हैं। देखिए, सबसे मेन उद्देश्य तो है कि जो फिजिकल डिफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो लगातार देख रहे हैं बढ़ ही रहा है। तो इसका उद्देश्य था, 2003 में आया था, इसका उद्देश्य है फिजिकल डिफिसिट को कम करना। इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें थी, राजकोषीय अनुशासन को कम करना। और राजकोषीय अनुशासन को कम करना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना और खर्च पे ध्यान देना। व्यापक आर्थिक प्रबंधन में सुधार करना, राजकोषीय घाटे को संस्थागत बनाना, दीर्घकालीन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको जो है लाना, और जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में सामंजस्य बरकरार रखना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हो गए।
तो इसके बाद इसमें क्या हुआ कि सन 2000 से 2009 में फिस्कल डिफिसिट को 3% तक लाना इसका लक्ष्य रखा गया था मेनली, कि जो ये राजकोषीय घाटा है इसको हम 3% तक लाएंगे। शुरुआत में इसका यही लक्ष्य था, लेकिन 2022-23 के में इसका जो है संशोधन किया गया। तो इसमें क्या करना है कि 2022-23 में इसमें संशोधन किया गया, और 2025-26 तक जो है राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक लाना इसका लक्ष्य रखा गया। तो ये 2000, जबकि 2008 से 2009, 2000 से 2009 के बीच में 3% तक लाना था, लेकिन आगे संशोधन करके 2025 से 26 तक में इसको 4.5% तक लाना है, जो कि ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 के बारे में समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अभी तक तो हमने बजट का संक्षेप में चर्चा किया है। अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2025 और 26 के बारे में। देखिए 50 लाख करोड़ रुपए का जो है इसका आकार है, और इसमें हम देखते हैं कि 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। विकास के 4 इंजन बताए गए हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। और इसमें फोकस किया गया है, जो विकसित भारत ही मेन रूप से फोकस है इसमें सब चीज़ों पर। तो विकसित भारत को विकसित करने के लिए गंतव्य जो है भारत विकसित भारत रहेगा। मार्गदर्शक प्रेरणा समावेशिता रहेगी। ईंधन क्या रहेगा? ईंधन में सुधार रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे करेंगे, ईंधन में सुधार लाएंगे, समावेशिता लाएंगे, तो फिर विकसित भारत प्राप्त होगा। ये देखिए ये था। अब उद्देश्य देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबका विकास, अभी मैंने बताया, सबका विकास लक्ष्य के साथ जो है ये प्रस्तुत किया गया। सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास ही इसका उद्देश्य है। इसमें निर्मला सीतारमण जी चर्चा करती हैं, देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं। यानी देश सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जो इसके लोग हैं, जो मानव संसाधन है, ये भी जो है देश ही है। तो इस प्रकार से हम ये इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसको संक्षेप में करके। और विकसित भारत की आकांक्षा उन्होंने बताई कि क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें जो है बजट का ये यही आकांक्षा है कि भारत ऐसे ऐसे विकसित होगा। परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना, निजी क्षेत्र के निवेश में नई जान डालना, विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना। इसकी 4 विशेष। अब देखिए इसमें सबसे मेन दूसरा एक हिस्सा है, करिए ऐसा पूछे कि 2000 बजट 2025-26 की विशेषताएं बताइए, तो ये जो 4 इंजन हैं इन्हीं के माध्यम से हम विशेषताओं का विवरण कर देंगे। पहला इंजन है कृषि। कृषि में हम देखेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, एक नई योजना आई है। तो इसमें जो कृषि की कम उत्पादकता वाले 600 जिले जो हैं उनको आच्छादित किया जाएगा, और 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहेगा कि फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई सुविधा बढ़ाने, कुल मिलाकर के धन धान्य से भरपूर हो जाएगा किसान भारत का, यही उद्देश्य है इसका। और केसीसी की सीमा बढ़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड 98 में आया था, जो 3 लाख से ये 5 लाख हो गई है ऋण सीमा। इसमें 7.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। मत्स्य विकास के बारे में देखते हैं। सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा जो है लाई गई है। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर फोकस किया गया है। सतत मतलब सस्टेनेबल मत्स्य पालन पर ध्यान दिया गया है। और इसके अलावा असम में यूरिया संयंत्र बनाया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया है। ये अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना कि जो ये क्षेत्रीय स्तर पर भी फोकस करता है, ये क्षेत्रीय आवंटन पे फोकस करता है बजट। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा सकते हैं कि असम में यूरिया संयंत्र, बिहार में मखाना बोर्ड, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं समय समय पर। दूसरा इंजन जो है एमएसएमई है। एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे, ये देखिए एमएसएमई के बारे में कभी आया तो ये यहाँ पूरा बॉक्स बना सकते हैं। देखिए आबिद हुसैन समिति जो आई थी वहीं पर एमएसएमई के बारे में ये सीमा निर्धारित की गई थी, इसके अंतर्गत ये संशोधन हुआ है। देखिए मोदी सरकार के बाद दूसरा संशोधन है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें 3 कैटेगरी है: सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम। ये निवेश कैटेगरी है, ये टर्नओवर है इन तीनों उद्यमों में। तो सूक्ष्म उद्यम में जो निवेश है, तो वर्तमान में 1 करोड़ निवेश होता था, वो संशोधित करके 2.5 करोड़ कर दिया गया। लघु उद्यम में जो निवेश था वो 10 करोड़ था, 25 करोड़।
मध्यम उद्यम में जो है 50 करोड़ का निवेश था, अब 125 करोड़। और टर्नओवर में क्या हुआ, टर्नओवर में सूक्ष्म उद्यम में 5 करोड़ होता था, उसकी जगह संशोधित करके 10 करोड़ लाया गया। लघु उद्यम में 50 करोड़ होता था, उसमें 100 करोड़ हो गया। मध्यम उद्यम में जो है 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया गया। तो आप देख रहे होंगे कि एमएसएमई की सीमा को ये बढ़ा रहे हैं कि इतना टर्नओवर है, ज़्यादा टर्नओवर वाले इसमें भी एमएसएमई में आएंगे, उनके लिए वो रियायती सुविधाएं मुहैया कराएंगे। अब इसके अलावा एमएसएमई में और देखते हैं कि एक योजना आई है सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना। इसके लिए उद्यम पोर्टल जो है होता है, उस पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के लिए क्रेडिट कार्ड देंगे। ठीक, 10 लाख सूक्ष्म उद्यमी इसमें आच्छादित होंगे, 5 लाख रुपए तक का इसमें लोन मिलेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी का बढ़ाना ही है। तो तभी तो विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा। सूक्ष्म उद्यम से रोजगार बहुत ज़्यादा अच्छा सृजित होता है, इसीलिए सरकार बार बार इस पर फोकस करती है। इसके अलावा देखिए इसमें इसी इसी पोर्शन में जो हम एमएसएमई देख रहे हैं, इसमें ही आगे एक है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान भी देंगे, बिहार में इसकी स्थापना की जाएगी। अब तीसरा इंजन है निवेश। निवेश में क्या है, शहरी चुनौती निधि। शहरी चुनौती निधि एक बनाई गई है, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास हेतु विकास केंद्र, देखो शहरों को विकास केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। शहरों को रचनात्मक फिर से जो है विकास किया जाएगा, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि बनाई गई है। इसके अलावा ये सामुद्रिक विकास निधि बनाई गई है, जो है 25,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। जहाज निर्माण, बंदरगाह, इन सब में जो है जो इनका आधारभूत संरचना है उसमें दीर्घकालीन वित्त पोषण करना है। इसके अलावा क्या किया गया है, आईआईटी का विस्तार किया गया है। लगभग 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए आईआईटी बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक योजना आई है। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना आई है। इन सब पे निवेश किया गया है। ठीक, तो निवेश कैटेगरी में है। सभी जिलों में डे केयर कैंसर केंद्र होंगे। 3 वर्ष के लिए 200 कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे ताकि कैंसर के रोगियों को सुरक्षा दी जा सके। उड़ान योजना जो है एयरलाइन के लिए 120 नए गंतव्य विकसित किए जाएंगे। अब सबसे लास्ट जो है चौथा इंजन देख लेते हैं, निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन मिशन लाया गया है। इसमें क्या है, संयुक्त रूप से वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, तीनों संयुक्त रूप से निर्यात संवर्धन मिशन पर काम करेंगे। ठीक, इसके अलावा भारत ट्रेड नेट एक योजना आई है। ये व्यापार प्रलेखीकरण एवं वित्त पोषण समाधान पर काम करेगा। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण करना, भारत को जोड़ना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से। तो तभी तो निर्यात के लिए ना, तभी निर्यात होगा तो भारत विकसित होगा। आगे देखते हैं जीसीसी क्या है। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क एक बनाएंगे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएंगे। तो इसमें क्या है, उभरते हुए Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्र बनाएंगे। तो इसके लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाएंगे। कुछ अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं। इसे कराधान के लिए प्रत्यक्ष कर में 12 लाख रुपए तक का वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है। टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है 2.4 लाख, 2.4 लाख से 6 लाख बढ़ा दी गई टीडीएस की सीमा, जिससे कर अनुपालन का बोझ कम हो जाए। कर रिटर्न की सीमा कितना थी, पहले 2 वर्ष थी, अब 4 वर्ष बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण एवं समावेशन के क्षेत्र में जो है क्या कुछ विशेषताएं देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक लाई गई है, पहले से चल रही थी। इसके लिए क्या हुआ, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने उद्देश्य था। 30,000 रुपये तक की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इसमें विकसित होंगे। गिग वर्कर्स के लिए जो है पहचान पत्र बनाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है, गिग वर्कर्स, इसमें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इनके लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो है 74% से 100% कर दिया गया। ये सब विशेषताएं वित्तीय समावेशन को बढ़ाएंगे। देखिए विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो आय व्यय के स्रोत होते हैं इनके बारे में देखते हैं कि कहाँ से आते हैं। इसको दिखाना नहीं है लेकिन ये काम आता है तो पढ़ लीजिए। रुपया कहाँ से आता है इकोनॉमी में और कहाँ जाता है। देखिए कहाँ आय, ये हो गया आय, ये हो गया व्यय। देखिए उधार अन्य देवताओं में 24% होता है, यानी 24 पैसे। सबसे ज़्यादा उधार अन्य देवताओं से आता है 24 पैसे। आयकर से कितना आता है, 22 पैसे।
देखिए और ध्यान देने वाली बात है, जीएसटी से ज़्यादा आयकर प्राप्त हो रहा है लगातार 2 बजट में। ठीक, आयकर इनकम टैक्स से इस समय खूब पैसा सरकार बना रही है, जीएसटी से भी आगे निकल गया इनकम टैक्स। जीएसटी 18 पैसे, निगम कर 17 पैसे। ये निगम कर कंपनियों के लाभ पर लगने वाला कर होता है। सोचिए कंपनियों के लाभ पे ये 3rd नंबर पे आ गया है सब, ये 4th नंबर पे आ गया है। सबसे ज़्यादा उदाहरण देवताएं हमेशा रहती हैं। आयकर 2nd पे है, जीएसटी 3rd पे है, 4th पे निगम कर है। अब देखते हैं रुपया कहाँ पे जाता है, कहाँ पे खर्च होता है। राज्यों का कर एवं शुल्कों में हिस्सा, राज्य को जो आवंटन देते हैं सरकार, लगभग 22% हिस्सा। ब्याज भुगतान में 20, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 20, 16, ये 3 मेन देख लीजिए इनका व्यय होता है। तो बजट की विशेषता हमने बहुत आसानी से समझी। अब देखिए अगर कंक्लूजन में बताना हो तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। सबका विकास थीम पर आधारित केंद्रीय बजट जो है 2025-26 समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ विकसित भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है। देखिए विकसित भारत का लक्ष्य है, लेकिन इसमें क्या है कि समावेशी विकास लक्ष्य है। समावेशी विकास से ही भारत विकसित होगा, जिसमें गरीबी उन्मूलन होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, आर्थिक सशक्तिकरण होगा। और देखिए संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, मध्यम वर्ग, इन सबको प्राथमिकता दी गई। इनके लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता सुनिश्चित की जा रही है। और दूसरा एक है कि सतत विकास एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन। अब ध्यान देने की बात है कि ये जो है दोनों को भी संतुलन बना रहे हैं कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के साथ सतत विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं, पर्यावरण पर भी ध्यान दे रहे हैं, समावेशी विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। एक प्रकार का संतुलन ला रहे हैं ये। एकदम संक्षेप में निष्कर्ष हम बता सकते हैं, यदि प्रभावी ढंग से इन देखिए सुझाव में एकदम लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि यदि प्रभावी ढंग से ये उपाय किए गए तो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में दिशा में हम भारत को अग्रसर कर सकते हैं। यानी जो जो उपाय इन 4 इंजन जो हैं, इन 4 इंजनों पर सही से काम किया गया और समावेशिता का ध्यान रखा गया, सतत विकास का ध्यान रखा गया, निजी निवेश पर ध्यान रखा गया, तो भारत जो होगा निश्चित ही जो है विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारे बजट का उद्देश्य साकार होगा। तो इस तरह से हमने बजट के बारे में डिटेल में समझा, और आगे भी हम अगले टॉपिक देखते रहेंगे कि बजट अभी हाल में ही आया था तो हमने समझा। देखिए हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मैंने नहीं बताया। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है कि प्री बजट डॉक्यूमेंट होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है इकोनॉमिक सर्वे प्री बजट डॉक्यूमेंट होता है। ये बजट से पूर्व 1 दिन पहले करीब आता है। पिछली बार पर सरकार ने जो उपलब्धियां पाई उनके बारे में चर्चा होती है। देखिए ये मेंस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके उससे कुछ निचोड़ निकाले जा सकते हैं जो आगे मैं आपको प्रश्नों में शामिल कर दूंगा टॉपिक्स में। तो मेन यही था बजट के बारे में हमने देख लिया। तो चलिए हम भी आगे भी पढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।